ये एससी वर्मा की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये बायोवेंसी, वेट, स्प्रिंग कांस्टेंट इन सब पर बेस्ड है। तो इसने पहले ये पूछा है कि वुड का पीस है आधा केजी का है, जिसकी डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब है। स्प्रिंग को नीचे फिक्स कर दिया गया है, ये पूरा सिस्टम पानी में डूबा हुआ है। तो ये पूछा गया है कि ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी या कंप्रेस होगी। अब होता क्या है, सभी आप जानते हो कि वुड, सॉलिड वुड पीस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरता है। तो ये तैरना चाह रही थी, कुछ हिस्सा ऊपर निकलना चाह रहा था, लेकिन इसको हमने पूरा डुबा रखा है। लेकिन जब पूरा डुबा रखा है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है, इसलिए बायोवेंसी ज्यादा हो गया वेट से। तो फिर स्प्रिंग बैलेंस कर लेगी। तो इसका इक्विलिब्रियम का फार्मूला जो बनेगा, बायोवेंसी ऊपर होगा, mg नीचे होगा। जब बायोवेंसी ज्यादा है तो mg और kx मिल करके इसको बैलेंस करेंगे बायोवेंसी। अब ये है 0.5 kg की, तो 0.5 g प्लस k का मान अपना 50 दे रखा है, x आ जाएगा, g हम जानते हैं। बायोवेंसी कैसे लिखा जाए, बायोवेंसी ऐसा लिखा जाए कि 0.5 में 800 का भाग दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ द वुड, कितनी जगह घेर रखी, इनटू डेंसिटी ऑफ पानी, वाटर, ये हो गया वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई जी। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड डिटरमाइन x। बस x डिटरमाइन कर लो, g की वैल्यू 10 पुट कर दो, x का मान निकालो। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टाइम पीरियड पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। टाइम पीरियड मतलब SHM करेगा, तो इसको यदि जरा सा कंप्रेस करके छोड़ दिया जाए तो जो कंप्रेस हुआ kx वही एक्स्ट्रा फोर्स हुआ और वही रीस्टोरिंग फोर्स हुआ। जो रीस्टोरिंग, क्योंकि बाद बाकी तो आपने बैलेंस करना है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करोगे, वो जो x एक्स्ट्रा होगा वो kx वही तो रीस्टोरिंग होगा। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा k गुना x। और जब इस तरह का रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और ऑसिलेशन किसको कराने हैं उस रीस्टोरिंग फोर्स को, है ब्लॉक ऑफ वुड, तो एम ए कर दो, वो एक्स्ट्रा फोर्स है, माइनस के बाई के एक्स, ए बराबर हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो एस एच एम में ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाई एम, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एम बाई के। एम आधा के जी है, के 50 है, इनको वैल्यू पुट कर दो, टाइम पीरियड आ गया। वर्टिकल ऑसिलेशन में ग्रेविटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी फिर, क्योंकि सिंपल पेंडुलम को जो ग्रेविटी कराती है SHM, वो ग्रेविटी का कंपोनेंट कराता है, वही रिस्टोरिंग होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं करा सकती ऑसिलेशन। क्यों नहीं करा सकती, क्यों नहीं करा सकती, क्योंकि रिस्टोरिंग है ही नहीं, वो तो यूनिडायरेक्शनल फोर्स है, वो तो नीचे की तरफ है। लेकिन ये रिस्टोरिंग कैसे है, जब ब्लॉक यहाँ आता है, यहाँ से जब इधर जाता है तो फिर ग्रेविटी का कंपोनेंट इधर आ जाता है। तो जो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, वो इसमें तो करा देगा SHM, यूं नहीं करेगा। तो हमेशा हम SHM में क्या लेते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स हो। तो जहां तक के फोर्स बैलेंस है उनकी हम बात क्यों करें, जहां तक के बैलेंस है, बायोवेंसी और ये जो है mg और kx, वहां तक का kx, ये वाला kx इस फार्मूले जो है वहां तक की बात मत करो, तो बैलेंस है। जो फर्दर आप कंप्रेस या एक्सटेंड करोगे वही रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स kx बन गया। हाँ, क्वेश्चन ये है, एससी वर्मा की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एक सिलेंडर है 6 सेंटीमीटर डायमीटर का, उसमें 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब रखा हुआ है आइस का, और वो आइस पिघल रही है। पूछा ये गया है कि वो इस तरह से पिघल रही है, पहले तो बताया है उसने, तो जो डेटा दे रखे हैं पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं कि वो इस तरह से पिघल रही है कि हमेशा वो क्यूब बना हुआ है। जैसे 4 सेंटीमीटर का क्यूब था, 3 सेंटीमीटर का क्यूब रह गया, तो क्यूब ही रहा वो। तो ये कह रहा है कि जब ये पानी यहां पर
पिघल करके जो पानी बने, तो ये जब जस्ट उठने को हो ऊपर पानी में, जस्ट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो, पानी पर जस्ट फ्लोट कराए, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0, उस समय क्यूब की साइड की लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन। तो अपने को ध्यान रहे कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और आइस की 0.9 है। वैसे इसमें दी नहीं है, वैसे दे देनी चाहिए, तो नहीं दी तो हम ले लेते हैं 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अपन कहते हैं कि जब यहाँ पानी भर गया, अब इसका दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जब रह गया और पानी यहाँ तक भर गया, उसका केवल फ्रंट व्यू दिखा रखा है, क्यूब है। तो ये जो पानी जो होगा वो रिमेनिंग इधर होगा, तो जो पानी डिस्प्लेस जो इसने कर रखा होगा उसका वेट और जो ये आइस बची है उसका वेट बराबर होगा, क्योंकि पानी का वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय यूएनसी होगा और वेट ऑफ आइस नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तब जस्ट उठने का, उससे भी ज्यादा पिघलेगी तो फिर ये ऊपर उठती जाएगी, क्योंकि पानी यहाँ बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा तो ये ऊपर उठती जाएगी। तो इसने चलो ये ए साइड रह जाती है, तो अपन देखते हैं जब ए साइड रह गई तो कितना वॉल्यूम चला गया आइस का, 4 क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आइस का वॉल्यूम चला गया। अब ये वॉल्यूम जो आइस का गया उससे मास ऑफ आइस क्या हुआ, मास ऑफ आइस हुआ, मास ऑफ आइस मेल्ट, मास ऑफ आइस मेल्ट ए साइड बराबर 4 क्यू माइनस ए क्यू इंटू 0.9, इतने ग्राम हो। अब ये कितनी हाइट तक पानी जो बना वो कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा, तो इसमें से जो नीचे सरफेस एरिया है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर को माइनस कर दो पाई इंटू 3 स्क्वायर में से, क्योंकि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है और आर रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो ये होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या, पाई 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच, अगर एच हाइट तक पानी आए, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बना। तो मास ऑफ वाटर जो बना आइस से है, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच इंटू 1, ये मास ऑफ वाटर है, ये मास ऑफ आइस मेल्ट है। अब ये तो दोनों बराबर हो, तो इनको एक तो बराबर करो, बराबर कर दे तो 64 माइनस ए क्यू इंटू 0.9, क्योंकि इतना वॉल्यूम आइस का मेल्ट हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्ट इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज द मास ऑफ आइस मेल्ट, मास ऑफ आइस मेल्ट, उसी से पानी बना। तो पानी जो बना वो कहाँ होगा, मानो एच हाइट तक पानी है, तो पानी जो सरफेस एरिया है बाहर का इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो मास ऑफ वाटर ये जो पानी बना है आइस से बना, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो ये जो बराबर करेंगे तो पाई 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच। अब आप देखो इसमें देयर आर 2 unknowns and 1 equation, 2 unknowns and 1 equation, ठीक है, क्योंकि एक तो ए नहीं पता जो रह जाएगा, एक एच नहीं पता। तो अब इसको अपन कैसे करें, एच इंटू 1, इसका मतलब अपने पास अभी तक अपने कोई बायोवेंसी का कंसेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि इसने जो पूछा है अभी तो ये लगाया कि मानो ए साइड का क्यूब रह गया और वो एच हाइट तक पानी आया, तो ये तो वो लगाया जो आइस मेल्ट होके कितने पानी में फैल गई, तो इससे जो है ए और एच, इसका मतलब एक इक्वेशन और बनेगा। तो हमको जो डेटा दिया है उससे बनेगा। डेटा क्या दिया है,
जस्ट इसे ऊपर उठने को है। जब इसे ऊपर उठने को है तो ये काम करो ना कि जो मास जो आइस बची है उसका वेट और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बराबर कर दो। तो चलो कर देते। तो ये क्या बची, जो ए क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ 0.9 इंटू जी, ये वेट ऑफ आइस है, जो क्यू भी तो है, तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास ऑफ आइस इंटू जी वेट ऑफ आइस, ये बराबर कर दो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करोगे तो वो ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये तो अभी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस है। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या देखा जाएगा, ये तो पानी यहाँ पर फैल गया, लेकिन इसका ये देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा ए स्क्वायर, जितना पानी हटा रखा है, ए स्क्वायर एच इंटू 1 इंटू जी, ए स्क्वायर एच इंटू 1 इंटू जी, जी कट गया, ए स्क्वायर भी कट गया, ए स्क्वायर से ए कट गया, जी कट गया, जी को काटने कट गया। तो ए स्क्वायर एच बराबर है, ये कट गया ना, रहने दो, आपको काटना। ए स्क्वायर एच बराबर है 0.9 ए क्यूब, 0.9 ए क्यूब। अब ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, एच को रिप्लेस कर दीजिए, एच की जगह लिख दीजिए 0.9 ए लिख लो इस एच की जगह। ये जो है दूसरा इक्वेशन, एच की जगह लिख दो 0.9 ए। तो चलो ही लिख देते हैं 0.9 ए, 0.9 ए लिखा। अब 0.9 ए क्यू हो जाएगा, 0.9 ए क्यू ये हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये कट जाएगा, ये तो मैथ्स की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 64 इंटू 0.9, 64 इंटू 0.9, क्योंकि देखो माइनस ए क्यू इंटू 0.9 माइनस ए क्यू, ये तो कट जाएंगे, पर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 पाई ए, 9 पाई ए। अब ये तो मैथ्स की बात है, 6.4, 9 से 9 काट दो, 0.1 को इधर ले लो, अपॉन 3.14 इज द ए, 2 मान लो अप्रोक्स। अब ये जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब अपन ये जो है, ये प्रॉब्लम ये है, हेलो, प्रॉब्लम ये है कि इनमें ये यूट्यूब है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, इसको यूट्यूब को इधर एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करा, और इस यूट्यूब का जो बेस है इसकी लंबाई एल है। तो पूछा ये गया है कि ए एक्सेलरेशन पर इन दोनों लिम्स में, आर्म्स में डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल क्या होगा। तो हम चलो इसको मान लेते हैं H1 और यहाँ होगी H2। तो एक्चुअल में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस लिक्विड का, जो ये है, इसको कौन देगा एक्सेलरेशन। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस लिक्विड का, इसका, इस वाले का, एल लंबाई का, तो इसमें इसका जो वजह से प्रेशर इनटू एरिया ये लगेगा फोर्स, और ये लिक्विड चाहेगा कि ये इधर जाए। तो ये जो होगा ये होगा रो जी H1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मान लो ए बहुत छोटा होना चाहिए, ये छोटा होगा तभी हम यहाँ की H1 और यहाँ की H1 को समान मान सकते हैं, तो वो तो छोटा मान लेते हैं। अब ये फोर्स F1 हो गया, उधर से फोर्स जो होगा रो जी H2 इंटू ए, तो डिफरेंस ऑफ फोर्स होगा जो इसकी तरफ आएगा, तो वो आ जाएगा रो जी H1 ए माइनस रो जी H2 इंटू ए। दिस नेट फोर्स इधर आ जाएगा, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना होगा इस लिक्विड का, लिक्विड की डेंसिटी गुणा एरिया गुणा एल, एरिया गुणा एल, एरिया मल्टीप्लाइड बाय एल इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड गुणा डेंसिटी इज द मास ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन जो गिवन है अपने को ए। तो ये नेट फोर्स है,
ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, न्यूटन का सेकंड लॉ लग गया, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स है। अब यहाँ से ये जो है कैंसिल जो हो जाते हैं, एरिया कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आप ये देख लो, रो कैंसिल हो जाएगा, तो रो एक कैंसिल आउट हो गई, तो जी गुणा H1 माइनस H2 बराबर LA। अब हम ये पूछा है H1 माइनस H2, तो इसको H मान लेते हैं, तो H बराबर हो गया L इंटू A/G। अब H जो है एक लेंथ है, तो इधर भी डायमेंशन लेंथ की होनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह देख सकते हो लेंथ की ही डायमेंशन है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये गिवन एक्सेलरेशन है, तो इनकी डायमेंशन कट गई, तो ये L आ गई, L ही चाहिए थी, तो मतलब लेंथ आनी चाहिए डायमेंशन, क्योंकि ये लेंथ है। तो ये इसका आंसर है। इसमें कंसेप्ट क्या लगा, क्योंकि इसको एक्सटर्नल फोर्स कौन देगा, एक्सटर्नल फोर्स इसको तब मिलेगा क्योंकि इधर से प्रेशर और उधर से प्रेशर का डिफरेंस हो, तो प्रेशर का डिफरेंस into area will be the external force, and that external force is equal to mass into acceleration, Newton का सेकंड लॉ। मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी into ये वॉल्यूम लिक्विड का, तो रो ए है वॉल्यूम, रो डेंसिटी, ये प्रेशर into एरिया फोर्स, प्रेशर into एरिया फोर्स। हाँ, ये ऐसा सवाल है 27 नंबर, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर है, एस सी वर्मा का है। प्रॉब्लम ये है कि दो नदियां अलकनंदा यूपी में गढ़वाल में और एक भागीरथी, ये दोनों मिलकर के एक गंगा नदी बन गई। अब इन्होंने यहाँ की जो चौड़ाई बता रखी है नदी की वो 12 मीटर है, यहाँ पर चौड़ाई बता रखी है नदी की भागीरथी की 8 मीटर है, गंगा का जो है बेसिन वो 16 मीटर है, और तीनों जगह कह दिया कि पानी की हाइट सेम है। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 12 इंटू एच होगा, एच मान लेते हैं हाइट, तो 12 इंटू एच एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया, इंटू 20 किलोमीटर पर आवर, तो पर सेकंड पर आवर पानी इतना जा रहा है यहाँ से पर आवर, तो जो पर आवर यहाँ से जाए और यहाँ से जाए वो दोनों मिलके वहां से, तो इन दोनों जगह के पानी की क्वांटिटी को जोड़ दीजिए, पर आवर कितना पानी जा रहा है, पर आवर यहाँ से बह रहा है उतना ही पानी जो इन दोनों से आया वो यहाँ से बह गया, तो यहाँ से पर आवर, इन दोनों से पर आवर क्या बैठेगा 8h इंटू 16 किलोमीटर पर आवर, तो 16, अब किलोमीटर लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, वहां भी यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो बराबर कर दो 16 इंटू एच इंटू वी, तो ये क्या है A1 V1 एरिया इंटू वेलोसिटी, और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू V2, तो A1 V1 प्लस A2 V2 बराबर A3V कर दो बस, तो H कट गया, और ये 12 इंटू 20 क्या होते हैं, 12 इंटू 20 2 से 40, और 16 बट्टे 128 बराबर हो गए, H कट गया, 16 का भाग दे दो और V आ जाएगा कि किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की है, तो अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो, कभी आपने उसमें जो है घर में जो आपने थोड़ा सा पार्क बना रखा है, वहां पर जो है कुछ पेड़ पौधे हैं और वहां पानी दे रहे हो आप पाइप से, और आप एक उंगली लगा देते पाइप पर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। या यूँ समझिए आगे पाइप सकड़ा है तो यहाँ पर V ज़्यादा होगी, यहाँ V बने, यहाँ एरिया A बने, और यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, तो जो पानी पर सेकंड यहाँ से निकला पर सेकंड ही उतना ही वहाँ से जाएगा, क्योंकि पानी कोई कंप्रेस तो होता नहीं है, कंप्रेस होता नहीं है, तो यहाँ का वॉल्यूम बराबर यहाँ का वॉल्यूम पर सेकंड बराबर यहाँ का वॉल्यूम पर सेकंड, तो यहाँ का वॉल्यूम पर सेकंड क्या है A1 V1, और यहाँ का क्या है A2 V2, तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बंद। हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि एक कोई ट्यूब है, वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, और पानी का जो है वो रेट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है इस पर, तो जो यहाँ पर रेट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो भी यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, क्योंकि पानी पर सेकंड हर जगह से सेम जा रहा है। तो पूछा है यहाँ पर स्पीड क्या है, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज का फार्मूला होता है A गुणा V, वहाँ का एरिया गुणा V की वेलोसिटी, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर पानी तेज निकलेगा, वहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पर एरिया ज्यादा होगा, पाइप का एरिया ज्यादा होगा, तो पानी की वेलोसिटी कम होगी, तो A गुणा V होता है
रेट ऑफ डिस्चार्ज जो कि हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब एरिया हमको मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब मिलीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10 की पावर -4 का गुणा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैं थोड़ा गलत बोल गया, 10 होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर स्क्वायर के लिए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहे हैं तो 100 का भाग लगेगा। तो अब ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहे हैं तो 10 की पावर -2 कम बनेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो मिलीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बना लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गए, गुणा V1 बराबर, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक तो क्यूबिक में 3 बार सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो पर सेकंड दे रखा है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे कट जाएंगे, क्योंकि एरिया में है सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पीड आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बचा है। तो V1 का मान आ जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर -2, तो 100/4, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकंड से पानी यहाँ पर बह। यहाँ 25 होगा तो यहाँ 50 होगा। यहाँ 50 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का एरिया आधा है। तो A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा है तो स्पीड डबल है। तो यहाँ पर स्पीड होगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड और यहाँ होगी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने क्या करा, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो स्पीड आ जाएगी पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और पूछी है, वो थर्ड पार्ट। तो यहाँ स्पीड कितनी आ गई अपनी 25, तो यहाँ आ गई 50। अब इसने पूछा है कि इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस बताओ। तो स्टूडेंट यहाँ जरूर कंफ्यूज होता है। तो दैनिक जीवन में तो हम घर में जब पानी लगाते हैं अपने में, तो अपन ये कहते हैं कि पानी की स्पीड तेज है, तो हम क्या कहते हैं कि प्रेशर वहां पर जा रहा है। पर यहाँ पर बात उल्टी होती है, प्रेशर यहाँ ज्यादा न होके यहाँ ज्यादा होगा। बोला क्यों? पानी तो यहाँ तेज निकला है। तो तभी तो पानी यहाँ तेज निकला है, तो उस पानी को फुर्सत ही नहीं है दीवारों पे धक्का मारने की। यहाँ बात चल रही है कि दीवारों पे प्रेशर है, यहाँ पर पानी धीरे धीरे निकल रहा है। जब धीरे धीरे पानी निकल रहा है तो उसे फुर्सत ही फुर्सत है मुखट से इन पे दीवारों पे। तो अब बर्नौली थ्योरम लगती है। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है अपने से? बर्नौली थ्योरम भी मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर आंधी तूफान आते हैं वहां पर छत उड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि जहां आंधी तूफान आते हैं तो छत के ऊपर जो एयर का प्रेशर है, तो एयर की स्पीड वहां ज्यादा होती है, तो एयर बड़ी तेजी से निकलती है। तो जब एयर तेजी से निकलती है तो वो छत को इतना प्रेशराइज नहीं कर पाती, और जो अंदर की एयर है वो छत को प्रेशर लगा रही है, क्योंकि वो अंदर की एयर रुकी हुई है तो वो प्रेशर मार रही है। और बाहर की जो एयर है वो तेजी से निकल गई, आंधी तूफान आ गई, तेजी से निकल गई, तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है और बाहर का जो प्रेशर छत पे नीचे की तरफ लगेगा, और जो अंदर कमरे के अंदर जो प्रेशर है जो ऊपर की तरफ लगेगा वो ज्यादा है, जो ऊपर की तरफ लगेगा ज्यादा है। क्यों? वहां की एयर रुकी हुई है, मतलब या वेलोसिटी टेंड्स टू 0 है, तो फिर वो छत उड़ जाती है। तो आप याद करिए कि जहां से पानी तेज निकलेगा वहां पर प्रेशर कम होगा। अब बताता हूं मैं बर्नौली थ्योरम क्या है, कि 3 एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों की यूनिट समान होती है, और जो है प्रेशर एनर्जी और वो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये तीनों यूनिट समान होती है। तो यहाँ पर प्रेशर PA है, यहाँ पर प्रेशर PB है, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ½ ρv² है, ½ ρv²। बोला ½ ρv² क्यों बोल रहे हो? क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ½ ρv², ½ ρv⁴, मतलब इस पर A पर, प्लस यहाँ के पानी की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, कोई h रेफरेंस फ्रेम है, तो यहाँ लिखा जाएगा ρgh1। अब ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है वो सेम है। अगर पाइप होता यूँ
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती कम, और पाइप जा रहा होता यूँ और पानी यूँ चढ़ रहा होता, तो उस एंड पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होती। तो ये तीनों कांस्टेंट होती हैं हर जगह। यहाँ पर ये कट जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, पी ए प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, H1 बराबर H2। तो ये मैंने तुमको बर्नौली थ्योरम पढ़ा दी। अब बर्नौली थ्योरम का मैं स्टेटमेंट भी बोलूँगा है। मैं इस प्रॉब्लम का कराने का मतलब मेरा पर्पज ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम ही कराई जाए, बल्कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को उसके कंसेप्ट क्लियर करे जाए। तो क्या है बर्नौली थ्योरम? तो मेरी नेचर में है कि प्रॉब्लम के द्वारा कंसेप्ट क्लियर करना। तो अब ये क्या है बर्नौली थ्योरम? कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऐसे पाइप से पास हो जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह समान नहीं हो है, या हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो प्रॉब्लम ये है, बर्नौली थ्योरम ये है कि किसी भी जगह पर तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, लेकिन एक शर्त है कि जो लिक्विड हो वो इनकम्प्रेसिबल हो। तो जनरली लिक्विड कंप्रेस होते ही नहीं, तो इनकम्प्रेसिबल हो, और जो है उसका जो विस्कस फोर्स है वो भी जीरो हो, मतलब आइडियल लिक्विड हो। लेकिन विस्कस फोर्स तो होते हैं अच्छे खासे। विस्कस फोर्स क्या है कि लिक्विड की लेयर के मध्य फोर्स, लिक्विड और इस सरफेस के मध्य फोर्स, वो अपन अगर वो जीरो है, मतलब आइडियल लिक्विड है, तो फिर इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। फिर किसी ने कहा कि अगर लिक्विड आइडियल नहीं है तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कुछ एनर्जी कहीं खर्च हो जाएगी, कहीं में खर्च हो जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट विस्कस फोर्स, तो उसमें खर्च हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं आइडियल, तो आइडियल में ऐसा होता है। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो अब आ गया पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब इसने पूछा था हमसे पी ए माइनस पी बी, तो आप देखो पी ए माइनस पी बी पॉजिटिव आएगा। बोलो क्यों आएगा? क्योंकि जो वेलोसिटी जो वी बी स्क्वायर है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है वी बी। यहाँ पर 25 आई थी, यहाँ पर 50 आई थी, तो जब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आपसे ये भी पता लग गया कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो प्रेशर की बात हो रही है वो वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, वो बात हो रही है कि जो लिक्विड दीवारों पर जो प्रेशर डालता है। तो पी ए माइनस पी बी बराबर हो जाएगा हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पानी की डेंसिटी पुट कर दीजिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब पुट कर दीजिए, इसकी वेलोसिटी को आप पुट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, आपको मालूम है सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसके मीटर पर सेकंड बना लीजिए, और ये प्रेशर का डिफरेंस बाकायदा आ जाएगा। काहे में आएगा? बाकायदा किस में आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन जो भी यूनिट कहना चाहें वो अपन कह सकते हैं, शायद पास्कल कहते हैं, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ अपना जो है। तो चलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एमकेएस सिस्टम बन।